नमस्कार मित्रों। जैसा कि आपको विदित है, आज 14 सितंबर 2021 आज के दिन को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हम आज के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की यहाँ पर औपचारिकताओं को निभाने नहीं आए कि हिंदी के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या करना है। हिंदी समृद्ध थी, समृद्ध है, समृद्ध रहेगी। हम एक अनौपचारिक तरीके से बातचीत करेंगे। बस हिंदी का विकास कैसे हो, समृद्धि कैसे हो, उस पर तो चर्चा होगी, वो तो चलता रहेगा। आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए सम्मानित हस्तियां मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूं। तो सर्वप्रथम प्रिया सावंत मैम हैं। ये प्रेरणादायक कार्यशालाओं का आयोजन करती हैं। विभिन्न संस्थानों में इन्होंने इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया है और अभी बहुत ही जल्दी, कुछ दिनों पहले ही आपकी एक पुस्तक का विमोचन महामहिम राज्यपाल महाराष्ट्र श्री भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा किया गया है। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिया मैम, आपका स्वागत है। डॉक्टर गिरिजेशन श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक, सलाहकार, मित्र, सहायक, इनके साथ तो बहुत सारी, मतलब मैं विशेषण जोड़ूं तो शायद अभी टाइम खत्म ही हो जाएगा। हम लोगों ने बड़ा संक्षिप्त कार्यक्रम रखा है इसका। और ये एफएम पे भी एफएम प्रयागराज में भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं और कोरोना के टाइम में इन्होंने काफी लोगों की मदद की है। गिरजेश जी, आपका स्वागत है। सभी उपस्थित लोगों को मेरा सादर नमस्कार। पुष्पा श्रीवास्तव मैम इत्तेफाक से हमारे रायबरेली जनपद की ही हैं और अभी इनको भी काव्य सम्राट प्रतियोगिता प्रयागराज में प्रथम पुरस्कार मिला और इन्हें काव्य सम्राट की उपाधि दी गई। पुष्पा जी, आपका स्वागत है। यहाँ पे चौथे नंबर पर मुझे बड़ा अभिमान होता है इनका नाम लेते हुए, शान फातिमा। बहुत छोटी सी बच्ची थी, 9th-10th में मुझे याद है। बाल कवि बैरागी जी फिरोज गांधी सभागार रायबरेली में आए थे। उनका एकल काव्य पाठ था। उस एकल काव्य पाठ में भी अगर किसी ने काव्य पाठ किया था वो थी हमारी शान। और इन्होंने काफी प्रशंसा वहां पे बटोरी। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, शायद कुछ नेटवर्क की समस्या हो गई थी। 2 लोग वेटिंग में भी हैं, मैं उनको क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो शान के लिए मैं बता रहा था, तो आपको आश्चर्य होगा, ये कोई साहित्य की पढ़ाई इन्होंने नहीं की। ये इस वक्त जो है कंप्यूटर साइंस और प्रौद्योगिकी की सहायक प्रोफेसर हैं। यहाँ पे लेक्चरर हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये प्राध्यापिका का कार्य कर रही हैं, लेक्चरर का कार्य कर रही हैं और इनके साहित्य में बहुत रुचि है। काफी इन्होंने कविताएं वगैरह लिखी हैं, तो इनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी कुछ ही देर में जुड़ेंगी वंदना महाजन, मानव रचना गुड़गांव। आप सबको मेरा भी बहुत बहुत सादर नमन और सर बहुत बहुत आभार आपका। इतने बड़े लोगों के बीच में आपने मुझे जोड़ रखा है और साझा करने के लिए कह रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी पुष्पा मैम बीच में
डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप प्लीज कंटिन्यू करें। अभी पुष्पा मैम ने एक बड़ी बढ़िया बात की। जब मैंने उनसे फोन पे बात की, मैंने कहा आप जैसी हस्तियों का नाम अभी मुझे किसी ने रिकमेंड किया, तो उन्होंने कहा नहीं, हम महान हस्ती नहीं है, हम लोग सिर्फ सीखते ही हैं जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ। तो शान यहाँ कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब अपनी अपनी विधाओं में पारंगत हैं और सब अपनी अपनी बातें यहाँ पे रखेंगे। बस इसके लिए एक मंच तैयार किया गया है। वंदना महाजन मैं बता रहा था, अभी ये थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। गुड़गांव से हैं, मानव रचना स्कूल में सीनियर स्कूल हेडमिस्ट्रेस। शान को रिस्पॉन्ड करने के लिए मैं एक मनोवैज्ञानिक के नाते बोलता हूँ। जैसे शान ने भी बात बोली, मुझे अच्छी बच्ची लग रही देखने से, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ तो चेहरा थोड़ा बहुत लोग कहते हैं मनोवैज्ञानिक पढ़ लेते हैं, ऐसा होता नहीं है फिलहाल। तो मैंने अतुल से यही पूछा था कि यार हिंदी दिवस है, मुझे क्यों बुला रहे हो मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तो बहुत अच्छा जवाब उनका आया कि हिंदी तो एक विषय है, भाषा है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन मन का भी पढ़ना बहुत जरूरी है, मन का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एक्चुअली मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी अपने प्रयास आप लोगों से साझा करूंगा। भाषा तो बस एक जरिया है जी। तो आप सभी का स्वागत है मेरी तरफ से, सभी को फिर से नमस्कार। अतुल जी आप बढ़ाइए बात आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी का फिर से पुनः एक बार इस मंच पर स्वागत है। मैं यहाँ पे कुछ बोलने नहीं आया, मैं सिर्फ हिंदी के बारे में, कुछ हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ, सिर्फ उसकी चर्चा करूंगा। उसके बाद ये मंच आपका है, आप अपनी बातों को रखेंगे। तो हिंदी दिवस जैसे हम लोग जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत की संविधान सभा ने 1949 में हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी और इसको अपनाया था। यही कारण है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब ये हमारे देश में इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके इतिहास की बात करें तो अभी भी आप केंद्र सरकार की देखिए तो 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, हिंदी और अंग्रेजी। और हिंदी को लेकर के ये सब तब शुरू हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ और तत्कालीन सरकार द्वारा भाषा की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए उस प्रयास किए गए। इसके पहले भी 1925 की अगर हम बात करें, भारत में अंग्रेजों का शासन था। कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में यह फैसला किया गया कि हिंदुस्तानी जो कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण था, उसको ये कहा गया कि वो स्वतंत्र भारत की भाषा होगी। हालांकि जब आगे चल करके हिंदी साहित्य सम्मेलन आया तो इस प्रस्ताव को संशोधित किया गया और बहुत प्रयासों के बाद यह निर्णय लिया गया कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने की अगर हम पैरवी करने वालों की बात करें तो उनमें से काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, सेठ गोविंद दास जैसे लोग शामिल थे। लेकिन इस प्रयास का परिणाम बेहर राजेंद्र सिंह इनके 50वें जन्मदिन पर हुआ, जो कि 14 सितंबर 1949 को था। बेहर राजेंद्र सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने भारत के संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में चित्रण किया था। इसको राजेंद्र सिंह जी को मूल अंतिम पांडुलिपि में उनके चित्रण के लिए जाना जाता है। हिंदी की बात करें तो ये 53 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, खास करके देश के अंदर और बाहर भारतीयों की आबादी को देखते हो। आप किसी भी विश्व के किसी भी देश का नाम लीजिए, वहां पे भारतीय ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत में ही लगभग 43.6% आबादी द्वारा यह भाषा बोली जाती है। अगर हम प्रथम भाषा की बात करें, जैसे हम लोग यूपी में रहने वाले हम लोगों के लिए प्रथम भाषा हिंदी है, फिर इंग्लिश होती है, संस्कृत है, उर्दू है, ये सारी भाषाएं होती है। तो प्रथम भाषा के तौर पर अगर हम देखें
तो हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। और अगर द्वितीय भाषा के रूप में समग्र रूप से देखें तो ये विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और लगभग 61.5 करोड़ लोग इस भाषा पे काम करते हैं। अब हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार इतना हुआ है, इसकी महत्ता इतनी है कि आईआईटी कंप्यूटर ने भी कंप्यूटर पर हिंदी की शुरुआत की और गूगल ने भी हिंदी की महत्ता को समझा है और अब आप गूगल में भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं। जिनको टाइप करना नहीं आता वो वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू बोल करके टाइप कर सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि हिंदी का महत्व काफी व्यापक है, काफी ज्यादा है और इसके महत्व को गूगल जैसी, फेसबुक जैसी कंपनियां भी, ट्विटर जैसी कंपनियां भी समझती हैं और इसलिए हिंदी का महत्व, हिंदी को उस तरह का सम्मान प्राप्त हो रहा है। इसको और समृद्ध करने की जरूरत है, उस पर तो हम चर्चा कर ही सकते हैं। अब इसके बाद बहुत ज्यादा व्याख्यान यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं शान के पास चलता हूँ। शान अपने विचार यहाँ पे रखें या अपनी कोई कविता सुनाए। शान, मंच आपका। जी सर। फिर से एक बार सबको मेरा सादर नमन। हिंदी के बारे में, हिंदी के विषय में अगर सर थोड़ा वक्त मिल सकता है, अगर मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँ तो। हाँ ठीक है। दरअसल मैं आज पूरे दिन बहुत व्यस्त रही सर, लेकिन चूंकि ये हमारे गुरुदेव रहे हैं और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2005 के बाद से ये 2021 चला है और हम सर के बराबर संपर्क में रहे हैं। अपना हाई स्कूल और इंटर में सर ने हमें पढ़ाया है, लेकिन इनका वो सम्मान हमेशा ऐसा सम्मान रहा है कि आज तक कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी जीवन में रहा, हमेशा अपने सर से हमने साझा किया है। तो सबसे पहले तो मैं सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच में बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बातों को साझा कर सकूं। और दूसरी बात यह कि आज मेरा एफएम पे भी एक प्रोग्राम था, तो हालांकि इस संदर्भ में नहीं था, लेकिन क्योंकि कल से हिंदी दिवस शुरू है तो वहाँ के भी जो होस्ट थे उन्होंने मुझे इस पे कुछ प्रकाश डालने के लिए, या शायद उनकी जानकारी में था कि मैं कविता पाठ करती हूँ, कविता लिखती हूँ, तो उन्होंने मुझसे कुछ ऑन द स्पॉट बोलने के लिए कहा। तो एक बहुत पुरानी जो रोजमर्रा की भाषा है, बोलचाल है, उसमें अंग्रेजी इस तरीके से सम्मिलित हो चुकी है कि अगर हम चाह करके भी पूरे तरीके से हिंदी में बात करना चाहे तो नहीं कर पाते। कुछ कोई ना कोई अल्फाज, कोई ना कोई ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी भाषा में अंग्रेजी का, उसमें कोई ना कोई शब्द, उर्दू का अल्फाज आ ही जाता है। तो उसी पे एक कटाक्ष भरी एक कविता थी जो बहुत पहले लिखी थी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी नेशनल भाषा है, बट मुझे इस बात की बहुत निराशा है कि पीपल इसे बहुत कम बोलते हैं। ज्यादातर वे इंग्लिश लैंग्वेज ही टटोलते हैं। इंग्लिश में बातें करके खुद को समझते हैं ग्रेट। इंग्लिश में बातें करना इज गुड, बट इसे इतना भी मत अपनाओ कि इसके चक्कर में अपनी मदर लैंग्वेज ही भूल जाओ। हिंदी तुम्हारी अपनी है, इस बात को अब तो रिकॉग्नाइज करो। चाहो तो ये संभव है, खुद को मत इतना सरप्राइज करो। हिंदी को उजागर करेंगे, ये प्रण करो आओ। अब इतना भी मत सोचो, लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। तो ये एक छोटी सी कविता थी जिसका सार ये था सर कि इस तरीके से भाषाओं का मिश्रण हो चुका है कि मैं नहीं कहती कि इंग्लिश बोलना बुरा है या कोई और लैंग्वेज बोलना बुरा है, लेकिन अपनी चीजें जो है उसको बचाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिसको हम कह सकते हैं हमारी अमानत है और इसको हमें मिटने नहीं देना है। अपने अंदर हम लोग जीवित रखेंगे तभी हम आने वाली पीढ़ी को भी इसकी महत्ता समझा पाएंगे और हमारी चीजें शेष रह पाएंगी। तो बस इन्हीं से मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। अतुल सर, बहुत सुंदर शान, बहुत सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। अब मैं गिरजे जी से निवेदन करूंगा
कि जैसे कई शान ने भी अपनी जी सर। कविता में उसका जिक्र किया है, मैं वही चीज अतुल आपसे सर, पूछना। मैं हाँ हाँ आपको शान। हाँ, बीच में आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर मौका रहे सर, तो मैं सबकी बात सुनने के बाद अपनी एक आध कविताएं जो मैंने हिंदी में लिखी हैं वो साझा करना चाहूंगी। बिल्कुल अगर यहाँ बिल्कुल पे बैठे लोग इंटरेस्टेड हो तो। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। प्लीज यू कैन। तो मैं गिरजे जी से यही पूछना चाहूंगा कि हिंदी को लेकर के कई भ्रांतियां भी हैं, जैसे अभी शान ने भी जिक्र किया, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। गिरजे जी, ओवर टू यू। जी, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। चूंकि मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं इस मंच पर आप लोगों के साथ हूँ, तो सचमुच पूछिए तो मैं मन की बात करूंगा। और आजकल मन की बात बड़ी मशहूर है। हुँ? मन की बात करते ही लोगों को पता चल जाता है कि कुछ विशेष बात होगी और कोई विशेष व्यक्ति बात करेगा, राइट? तो मन की बात ये है कि सच पूछिए तो जो व्यक्ति है वो अ, इमेजेस में सोचता है। अब पता नहीं आकृतियों में सोचता है। ये हमारा एक जो है धारणा है और ये सिद्धांत है कि हम कभी भी जब सोचते हैं तो आकृतियां हमारे मन में बनती हैं। ठीक, जैसे अगर मैं अभी बात करूं मंदिर, तो आप सभी लोग जो बैठे हुए हैं तो मंदिर का आपकी आकृति बन जाएगी। पिज्जा, तो पिज्जा की आकृति बन जाएगी। तो हमारा जो मन है वो आकृतियों में सोचता है। मेरा जो अपना अनुभव है वो ये कहता है कि जब हमारा मन तैयार है आकृतियों में सोचने के लिए, तो हमारी जो भाषा होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी जल्दी हमारे मानस पटल पर आकृतियां उकेरे और बनाए, जिससे संचार बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि सारी दिक्कत संचार, जिसको हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए, मुझे संचार को कम्युनिकेशन बोलना पड़ा क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्पष्ट हो जाए, राइट? कभी कभी आपने बोर्ड देखा होगा, पब्लिक स्कूल का एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें लिखा रहता है हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है। ये लिखा रहता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वहां लिखा होता है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है। ठीक, इन सब बातों से सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भाषा हमारे संचार को एक्यूरेट बनाए, व्यापक बनाए और समझ में आ जाए, तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डिबेट के ये कहा जा सकता है कि हिंदी ही वो भाषा है। स्पेशली विशिष्ट रूप से जब हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी। हाँ जी गिरजे सर। तो साल की भाषा है हमारी, जहाँ आपको बड़ी सुकून में बड़े संतुष्ट पाते हैं जब हम अपनी उस भाषा का उपयोग करते हैं। जरूरतें अलग हैं, आवश्यकताएं अलग हैं। जब हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं वो हमारी जरूरत हो सकती है, हमारे काम आती है। तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है भाषा के, चाहे वो इंग्लिश हो, जैसे अभी शान ने बताया कि चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, सबका सम्मान है। लेकिन सच पूछिए तो हम उत्तर प्रदेश में रहते हुए, भारत में रहते हुए बड़ा सहज महसूस करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक रूप से हम बड़ा सहज महसूस करते हैं जब हिंदी में हमारा संवाद होता है किसी से। और सच पूछिए, बहुत जगह, बहुत सी फील्ड में काम करने के बाद, 25 वर्षों से काम कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में रहा, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज में रहा, एक 25 वर्ष से काम, बहुत कविताएं लिखी, बहुत किताबें लिखी, लेकिन सुकून आता था, एक संतुष्टि का भाव आता था जब हिंदी का उपयोग करता था। तो मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत हिंदी का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मेरी अपनी अलग एक्सपर्टीज है। तो आज इनवाइट किया है तो मैं भी एक मोटिवेशन में हूँ कि लाओ मैं भी कुछ लिखा था जो एक सुना दूं। तो आप सबकी परमिशन से एक छोटी सी कविता अपनी बहुत पहले लिखी थी, जैसे शान ने बताया, तो मैं सुना के तुरंत विदा लेना चाहूंगा। अतुल जी, इजाजत है? स्वागत है सर। तो ये लिखी थी, मैं उस समय गाइडेंस एंड काउंसलिंग का डिप्लोमा कर रहा था, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी से स्टूडेंट था, तब की लिखी हुई कविता है। कोशिश करता हूँ जितनी याद है आप तक पहुंचाता हूँ। गांधी जी होते जो देश में हमारे, आज खून के ही आंसू रोते वो बेचारे आज।
गांधी जी होते जो देश में हमारे आज, खून के ही आंसू रोते वो बेचारे आज। चोरी डकैती बलात्कार खून देखते, नवंबर दिसंबर में मई जून देखते, तो पूछते कि मेरा हिंदुस्तान खो गया कहाँ, कहाँ पर लगते हैं गांव में चौबारे आज। गांधी जी होते तो देश में हमारे आज, खून के ही आंसू रोते वो बेचारे आज। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है, कौन इस भीड़ में किसको पुकारे आज। गांधी जी होते जो देश में हमारे आज, खून के ही आंसू रोते वो बेचारे आज। गिरजेश को तो बस यही एक कष्ट है, किसे माने सच्चा और कहे किसे भ्रष्ट है। तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है, कौन इस भीड़ में किसको पुकारे आज। गांधी जी होते जो देश में हमारे आज, खून के ही आंसू रोते वो बेचारे आज। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। धन्यवाद। बहुत सुंदर गिरजेश जी, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सर। आपने आज की परिस्थितियों को जो है मतलब काफी अपनी कविता के माध्यम से बताया है। इस तरह के कुछ हादसे हमारे समाज को कहीं ना कहीं एक कलंकित तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण है कि चीजें और सही होंगी और सही होंगी और सही होंगी, और हम परिपक्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम एक समाज के तौर पर परिपक्व भी हो रहे हैं। अब मैं पुष्पा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविताओं से, अपने उद्गारों से, अपने विचारों से आज के इस मंच में अपनी प्रस्तुति दें। कविता पुष्पा जी। आपका माइक अभी म्यूट में है। माइक आप माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। सॉरी। सबसे पहले मैं पटल पर उपस्थित सभी को नमन करती हूँ। अतुल जी और गिरजेश भैया का आभार व्यक्त करती हूँ और स्वागत करती हूँ आप सबका पुनः इस पटल पर। देखिए, हिंदी की बात आती है तो हिंदी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले जो अभी गिरजेश भैया ने बात कही ना कि गांव के चौबारे की बात आती है, और गांव की चौबारे की हिंदी से अगर हम बात शुरू करें तो हिंदी हमारी अपनी से कहीं दूर नहीं जाएगी। ये बात अक्षरशः सत्य है। और दूसरी बात ये है कि अभी शान जी ने जो बात कही कि चाहे जब भी हम आम बातचीत की भाषा में हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो उससे हमारी हिंदी को कहीं कोई नुकसान नहीं होता है। अगर अंग्रेजी हमारे बीच में आती है तो हमारी हिंदी समृद्ध है और समृद्ध होती जाएगी। बहुत ज्यादा आंकड़ों की बात करते हुए, बहुत ज्यादा भूमिका बनाते हुए, कुछ बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं सीधी सादी अपनी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जो पूरी हिंदी की बात करती है, और प्रस्तुत है ये कविता हमारी आपके समक्ष। हिंदी से ही शुरुआत है इसमें। जो समझी बात ना व्यवहार जीवन में कभी कोई, बताती प्रेम से भर प्यार प्यारी हिंदी ही तो है, बड़ी पावन सुहावन मत मलैसी हिंदी ही तो है। कि मुंशी प्रेमचंद जी का वह होरी आज भी जीवित, कि मुंशी हमारे गांव में आज भी होरी जीवित है। अगर हिंदी की बात करनी है तो वहां चल के एक बार देखें कि मुंशी प्रेमचंद जी का वह होरी आज भी जीवित, की चिंता और आंसू की कहानी हिंदी ही तो है। कि छायावाद के शंकर महादेवी बड़े भाई, लिखे कामायनी आमा जो चर्चित हिंदी ही तो है। कितने लिख गए हैं गांव की गोरी बड़ी प्यारी, कि कितने लिख गए हैं गांव की गोरी बड़ी प्यारी, कि मेहंदी और महावर भी लगाती हिंदी ही तो है। सुनो हे देश के प्यारों, सुनो हे देश के प्यारों, सुनो हे देश के प्यारों इसे मत भूल जाओ तुम, सुनो हे देश के प्यारों इसे मत भूल जाओ तुम, तुम्हारे पूर्वजों की यह धरोहर हिंदी ही तो है। और अंत में यह बात जो सभी को मान लेनी चाहिए और सत्य है कि अगर तुम डूब जाओ, अगर तुम डूब जाओगे कभी बहते बहावों में, अगर तुम डूब जाओगे कभी बहते बहावों में, मेरी मानो उबारेगी तुम्हें वह हिंदी ही तो है, मेरी मानो उबारेगी तुम्हें वह हिंदी ही तो है। बड़ी कोमल सरल सरिता सुहानी सी बहे कल कल, बड़ी पावन सुहावन मत मले सी हिंदी।
है। धन्यवाद। मैं अपनी इसी कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बीच में थोड़ा नेटवर्क का इशू हुआ, लेकिन फिर भी जहां से हाँ। हम लोग उसको पकड़ पाए, वहां से हिंदी की सुंदरता ने हमें बांध लिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्प जी। अब मैं प्रिया मैडम से निवेदन करूंगा कि हम लोगों का मार्गदर्शन भी करें। कई सारे मंचों पर, कई सारे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और डिप्रेशन में चले गए बच्चे या कुछ भी हो रहा है, इनकी वर्कशॉप के बाद मुझे तो पूरा यकीन है कि वो बड़े स्वस्थ, बड़े प्रसन्न हो जाते होंगे। प्रिया जी, आपके हवाले ये मंच। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। और बहुत आपने इतने अच्छी तारीफ की मेरी, अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी आपने। और आपको बहुत बहुत बधाई सबको हिंदी दिवस की। गिरिजेश जी, पुष्पा जी, बहुत सुंदर कविताएं प्रस्तुत की आपने। और जी 14 सितंबर हिंदी दिवस के। आपने मुझे नहीं सुना प्रिया मैम। नहीं, मैंने भी आपको भी सुना शान जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी में आप ही से शुरुआत हुई, आप ही से शुरुआत हुई, और आप इतनी यंग एज में इतना सब कुछ कहती हो, इतना सुंदर लिखती हो, बहुत ही काबिले तारीफ है जी। थैंक यू मैम, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदी दिवस के अवसर पे हम सबको जोड़ रखा है ना। और हिंदी ये ऐसी भाषा है कि जो सबको कनेक्ट करती है। कहते हैं कि 14 सितंबर 1949 में जब संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी, और इसीलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा भी मिला हुआ है। और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए और हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आज का बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, हिंदी वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए। और अतुल जी, इसका श्रेय आपको जाता है। और हिंदी में जो एक मिठास है, हिंदी भाषा में जो मिठास है, मैं कहती हूँ राष्ट्रभाषा से ज्यादा ये बोली भाषा है, आम जनता की भाषा है। किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के लोग हो, हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है जो एक दूसरे को जोड़ती है। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, मैं अधिकांश राज्यों में मैं जा चुकी हूँ, और हिंदी भाषा ने मुझे लोगों को कनेक्ट करने में सहायता की है। चाहे वो आसाम के हो, चाहे वो गुजरात के हो, चाहे वो तमिलनाडु के हो, केरला के हो, बांग्ला के हो। तो एक हिंदी एक ऐसा धागा है जो हम सबको जोड़ रखा है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी, एक छोटी सी कविता में प्रस्तुत करना चाहूंगी आपके समक्ष। हम कहते हैं, अब देखो हिंदी भाषा कितनी मधुर है। तन्हाई में लोग डरते हैं, हम चाहते हैं, अभी कोविड ने सबको एक संदेश दिया है और लोगों को जुड़ने का महत्व भी हम समझ गए हैं, लेकिन कोविड ने हमको एक समय दिया है अपने आप से भी जुड़ने का। तो ये जो तन्हाई है, लोग तन्हाई से डरते हैं, पर तन्हाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक मौका देती है अपने आप को रूबरू कराने का। और एक मेरी जो सबसे पसंदीदा कविता है, मैं आपके समक्ष रखूंगी, क्योंकि मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है। और तन्हाई में ये जो कविता है, जो क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं निखर के आती है, ऐसे मुझे लगता है। अपनी सोच को बदलने का, अपने आप को बदलने का एक मौका देती है। तो प्रस्तुत है आपके सामने मेरी कविता तन्हाई। मेरी तन्हाई, मेरी तन्हाई, हाँ जी, मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है। तन्हाई में अक्सर हम अपने आप को अकेला पाते हैं, लेकिन मेरा मानना है तन्हाई मुझसे बातें करती है। मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है। बहुत खुश होती हूँ मैं कि यह मुझे अपने आप से रूबरू कराती है। मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है। चुपके से आके मेरे कानों में कुछ गुनगुनाती है। चुपके से आके मेरे कानों में कुछ गुनगुनाती है। बीते हुए खुशनुमा लम्हे
मुझे याद दिलाती है। शायद इसीलिए मायूसी कभी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है। दिल सुनाता है अपनी दास्तां। जब तन्हा होती हूँ, दिल से अपनी बात करती हूँ, दिल मुझसे बात करता है। दिल सुनाता है अपनी दास्तां, मन बयां करता है अपनी कैफियत। इन दोनों की गुफ्तगू एक तरन्नुम बन जाती है। मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है। कुछ ख्वाहिशें अधूरी सी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी सी, कुछ सपने अधूरे से, यूं ही सब याद दिलाती है। हाँ, मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है, क्योंकि तन्हाई में इंसान अपने ख्वाबों के बारे में सोचता है, अपने सपनों के बारे में सोचता है। तो मिल जाती है इन बातों से एक नई उमंग, मिल जाती है इन बातों से एक नई उमंग, जान लेती हूँ जीने का एक अलग ही ढंग। जिंदगी फिर से सुहानी सी लगती है। मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है, मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है। धन्यवाद सबका, वाह बहुत बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पे जब आप ये चर्चा कर रही थी तन्हाई की, तो मुझे भी एक बहुत शेर बढ़िया। फिराक गोरखपुरी जी का याद आया। अब जी, तो उनकी याद भी आती नहीं, अब तो उनकी याद भी आती नहीं, कितनी तन्हा हो गई तन्हाइयां। क्या बात देखो है, आपका क्या बात है। अंदाज ही शायराना हो बहुत गया सुंदर। सर। ये बताया ना कि आपके सेशन के बाद मोटिवेशन तो मिलना ही है। बहुत थैंक यू सुंदर, सर। बहुत सुंदर। और इस सभा को समाप्त करने से पहले शान ने पहले ही निवेदन किया था कि वो अपना कुछ लिखा हुआ हिंदी में जरूर प्रस्तुत करेगी। तो शान, अब आपके हवाले। जी सर। हाँ सर, उससे पहले मैं सबके बिहाफ पे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सर को बहुत करीब से जानती हूँ, 4 साल तो सर के अंडर में मैं रही हूँ। सर बहुत अच्छा लिखते हैं और उससे ज्यादा बोलते बहुत अच्छा है। तो सर प्लीज, पहले हम आपको सुनना पसंद करेंगे। मैंने तो यहाँ पे हाँ सर डायरी प्लीज बिल्कुल कुछ रखी, अतुल सुना जी। दे। ये मैंने यहाँ डायरी रखी नहीं है, और कोई सुनता है नहीं, तो याद तो है नहीं मुझे कुछ। तो गिव मी सम तो टाइम। यहाँ सर बैठे हैं हम सुनने के लिए, सर प्लीज। कोई नहीं, शान, तब तक आप शुरू करो, मैं डायरी मंगवाता हूँ। ठीक है, श्योर सर। ओके। ये मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ, तो ये सर हिंदी दिवस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने लिखी है, आप लोग कोई कहें नहीं, तो मैं कोई नहीं, सुना दूं। कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर 1 मिनट का टाइम मुझे भी दे, क्योंकि मैं बस ये खोल लूं कविता, मैं मोबाइल से देख के ही आपको सुनाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कपड़े के बक्से से निकले गर्म कपड़ों के साथ साथ आजकल आंगन में बैठी धूप सेक रही है, सो मैं रोटियां लिख रही हूँ। रोटियों की गोल बनावट और सही सिकावट के लिए जरूरी है कि हम प्यार को द डर्टी पिक्चर की तरह देखें और एंटरटेनमेंट 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 चिल्लाते हुए इसका स्वागत करें। सुनो प्रिय, एक बार फिर सूरज की सल्तनत पर कोहरे की चादर भारी पड़ी है। मेरे साथ साथ गर्म पहाड़ों से तपते लोग उन रास्तों पर निकल पड़े हैं, जिन रास्तों पर प्यार करने से बेहतर है एक सिगरेट सुलगा ली जाए या शराब में खुद को गर्क कर लिया जाए। वो सारे शहर या तो सो रहे हैं या फिर ऊँघ रहे हैं, जो मुझे देखकर दौड़ पड़ते थे। सो इन दिनों मैंने अपने इर्द गिर्द कई गांव उगा रखे हैं। सुनो प्रिय, मुझे लगता है गांवों की गुनाहगारी शहरों को शर्मिंदा नहीं करती। यहाँ की चौपाल में मेरे जेरे बहस मेरी एहसान फरामोशी है, इसलिए मैं एहसानों की फेहरिस्त लिख रही हूँ, जो सिर्फ इसलिए है। आप लोगों को आवाज आ रही है सर? हेलो? बिल्कुल आ रही है शान। जी जी सर। हाँ, हाँ, एक सेकंड सर। दरअसल मेरी 2 छोटी बच्चियां भी हैं, जो मैं चाह करके भी उनको रोक नहीं पा रही हूँ कमरे में, और वो लोग थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया सर। एक सेकंड ना। कोई बात नहीं, कोई। अगर मैं आप लोगों का सर ज्यादा वक्त ले रही हूँ तो मैं जबरदस्ती नहीं सुना रही, लेकिन नहीं नहीं, बहुत अच्छा सुना रही हो। हाँ,
सुनो प्रिय, मुझे लगता है गांवों की गुनाहगारी शहरों को शर्मिंदा नहीं करती। यहाँ की चौपाल मेरे जेरे बहस मेरी एहसान फरामोशी है। इसलिए मैं एहसानों की फहरिस्त लिख रही हूँ, जो सिर्फ इसलिए है ताकि मुझे सनद रहे और मौके दर मौके काम आए। सच कहूँ प्रिय, तो मैं तुम्हारे होंठ भी लिख सकती थी या फिर तुम्हारी बाहें भी, पर क्या करूं, एक कवि जब कभी अपने खुदरे हाथों से पेट को टटोलता है तो सिर्फ आ लिखता है या आग। दे उस एक वक्त सिर्फ कवर पेज पर छपे विज्ञापन की तरह होती है, जिसे देखकर उस एक वक्त सिर्फ बाजार की याद आती है। तुम इसे नियत का फर्क भी कह सकते हो। प्रिय, मैं वहां होकर आई हूँ जहाँ मौत बहुत कुरूप है। हर रोज सुनती हूँ बच्चों की मौत की खबर, माँ का विलाप, एक बाप की मजबूरी। आसमान चुप है यहाँ और खुदा है बहरा। मेरी कविता उनकी कोई मदद नहीं करती है। मेरी कविता नहीं बन सकती जीवन रक्षक दवाइयाँ, ना ही रोटियां, ना ही पुआल की छत, ना कपड़े जो बचा सके ठंड से उन्हें। मेरी सारी कविता को भी जलाकर नहीं दे सकती मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए गर्मी। इन मौतों का बोझ बहुत भारी है मुझ पर। क्या कहूँ प्रिय, आजकल दिल डरता है बहुत, अकेले मरने से, तन्हा रहने से। बहुत अंदेशा मुझे खुद के पागल हो जाने का या खुद को मार लेने का। बहुत बढ़िया शान, बहुत बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शान का मानवीय पक्ष है जो इसकी लगभग हर कविताओं में दिखता है कि इसकी जो समाज के प्रति, मतलब जो वंचित लोग हैं उनके प्रति जो वेदना है, वो उसकी लगभग हर कविता में दिखता है। दिल को छू गई कविता शान, वेल डन, बहुत सुंदर, अत्यंत मार्मिक रही सर। हाँ, जैसे शान ने मुझसे निवेदन किया, मैं एक छोटी कविता ढूंढ रहा था, नहीं मिली, थोड़ी सी बड़ी है, मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये सत्य घटना पे है। जब मैं दिल्ली में द्वारका में था तो एक बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहा था, तो वहां के मैनेजर साहब की माताजी का देहांत हो गया। मेरे ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 1-2 महीने हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह के समय पे जाना चाहिए। आपका कितना जुड़ाव रहा नहीं रहा वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इस समय पे आपको जाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं गया कि वो मैनेजर साहब की माताजी थी, मैं सिर्फ एक मानवीय पक्ष को लेकर के गया था कि नहीं, इस तरह के मौकों पे खड़े होना चाहिए। लेकिन वहां जाकर के मैंने जो देखा, जो रस्म पगड़ी होती है उसका जो आयोजन हुआ, उसके ऊपर मैंने कविता लिखी थी। तो कविता कुछ इस प्रकार है। क्या संवेदनाओं को भी बाहरी और झूठे वस्त्रों की आवश्यकता होने लगी है, या दिखावे व आडंबर के बिना आंसुओं से जलते दिए की रोशनी मध्यम पड़ने लगी है। शायद ऐसा ही परिवर्तन समाज में आ रहा है और मेरे जैसे दुर्बल को रुला रहा है। हुआ यूं कि कल हम एक शोक सभा में सम्मिलित थे। वहां पर उपस्थित भीड़ को देखकर जरूरत से ज्यादा विस्मित थे। कितनी सारी भीड़, इतने सारे लोग। हुआ यूं कि कल हम एक शोक सभा में सम्मिलित थे। वहां पर उपस्थित भीड़ को देखकर जरूरत से ज्यादा विस्मित थे कि आज के इस भौतिकतावादी युग में भी लोगों में वेदना है, शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना है, मित्रों के सुख में दुख में सम्मिलित होने की उत्तेजना है, और तो और अपने बहुमूल्य समय को, जिसमें हजारों और कमा सकते थे, को न्यौछावर करने की चेतना है। वो पैसे से छोड़ करके उनकी सभा में सम्मिलित है। ये देख करके मैं काफी द्रवित हुआ, भावुक हुआ कि बहुत अच्छा है। मैं बहुत भाव विवल था ऐसे शोक सभा को देखकर, दुखी परिवार को सांत्वना के पुष्प से पल्लवित देखकर। परंतु ये क्या, शोक सभा प्रारंभ होते ही संवेदनाओं का ज्वार उतार पर था। लोगों का ध्यान दार्शनिक भजनों की बजाय अपनी घड़ी की रफ्तार पे था, क्योंकि भजन होते जा रहे थे। एक भजन हुआ तो दूसरा भजन जैसे प्रारंभ हो तो उनको लगे अरे अभी एक और भजन है, वो खत्म हुआ, तीसरा शुरू हुआ तो अरे अभी एक और भजन है।
तो मतलब वो जो संवेदनाएं दिख रही थी वो सब धीरे धीरे कम होने लगी। परंतु ये क्या, शोक सभा प्रारंभ होते ही संवेदनाओं का ज्वार उतार पर था। लोगों का ध्यान दार्शनिक भजनों की बजाय अपनी घड़ी की रफ्तार पर था। वे एक एक भजन को अंतिम समझकर बड़े ध्यान से सुन रहे थे और हर नए भजन पर व्याकुल हो रहे थे। तभी मेरे मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि फिर क्यों व्यक्ति ऐसी सभाओं में जुटता है। परंतु ये क्या, मुझे स्वयं से ही उत्तर मिलता है, शायद सभी उपस्थित जनों का हित इस शोकाकुल परिवार से सत्ता है, क्योंकि ये अमीर हैं तो इनके पास जाने से, इनसे संपर्क बनाने से सारी चीजें, शायद काफी चीजें हल हो जाएं, तो इसलिए भी लोग जाते हैं। तो उसी पे लाइन थी, परंतु ये क्या, मुझे स्वयं से ही उत्तर मिलता है, शायद सभी उपस्थित जनों का हित इस शोकाकुल परिवार से सत्ता है। सभी अपने को इस परिवार के निकटस्थ दिखाने को तत्पर हैं। शायद उनकी नजरों में रोटी का स्थान संवेदनाओं से ऊपर है। ऐसा नहीं है कि संवेदना प्रकट करने वाले ही झूठा आवरण ओढ़े थे। अब देखिए दूसरे पक्ष का भी यहाँ पे वर्णन है। ऐसा नहीं है कि संवेदना प्रकट करने वाले ही झूठा आवरण ओढ़े थे। वह शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यों के मन उजले व कोरे थे, बल्कि उनके क्रियाकलापों में आडंबर की पराकाष्ठा थी। मुझे संदेह है कि उनकी मृत आत्मा में आस्था थी। शोकाकुल, शायद मैंने इस शब्द का अब तक अपमान किया है, वे व्याकुल थे जिनका मैंने गुणगान किया है। वे व्याकुल थे इस सभा को अभूतपूर्व बनाने में, वह इसके द्वारा समाज को अपनी संपन्नता दिखाने में, जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये घटना भी 27 जुलाई 2009 की है। तो बहुत अच्छा लगा। सर अगर आपको याद हो, हाँ सर, इसी भाव को लेकर के अगर आपको याद हो कि मैंने नौकरी पर एक कविता लिखी थी कि कैसे सारे लोग भ्रष्ट हैं, कि मैं पुल पे से जा रही हूँ और मैंने देखा कि एक आदमी नदी में डूबा जा रहा है और चिल्ला रहा है जोर जोर से, कोई बचाओ कोई बचाओ, अगर आपको याद हो। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने रस्सी फेंकी और चिल्लाई कि जल्दी से हाथ ऊपर उठाओ। उसने वो रस्सी पकड़ ली और रोने लगा। रोते रोते उसने मुझसे कहा, आप जल्दी से जल्दी ये रस्सी खींच लीजिए और किसी भी हाल में मेरी जान बचा लीजिए, क्योंकि अभी पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में नौकरी मैंने कल ही तो पाया है, अभी एक दिन भी उसका सुख ठीक से नहीं उठाया है। तो ये सुनते ही मैंने फौरन उसकी रस्सी छोड़ दी और पीडब्ल्यूडी दफ्तर की ओर दौड़ गई। और वहां के अधिकारी से मैंने कहा कि अभी अभी आपका एक आदमी नदी में डूब कर मर गया है और नौकरी की एक जगह खाली कर गया है, कृपया करके वो नौकरी मुझे दे दीजिए और एक पढ़ी लिखी और ईमानदार कर्मचारी को रख लीजिए। तो ये सुनते ही वहां का अधिकारी बोला कि माफ करिएगा, आपने आने में थोड़ी देर कर दी, क्योंकि वो खाली कुर्सी तो अब भर गई। ये नौकरी वही व्यक्ति पाया है जो उसे नदी में धक्का देकर आया। बहुत बढ़िया। तो इसे अभी आपने सुनाई तो मुझे याद आई सर कि हर एक लेवल पे इस तरीके से लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, संवेदनशील लोगों की, मतलब आप क्या बेटा क्या। चलो काफी लंबी खिंच गई, मैंने तो आधे घंटे के लिए सोचा था, लगभग 1 घंटे हो रहे हैं। आप सबने समय दिया, बिल्कुल पता नहीं चला आप समझे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सबका, गेजेर जी का, प्रिया मैम का, पुष्पा जी का, शान तुम्हारा। और वैसे तो मैंने सोचा था काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ, बट इंटरनेट का भी डिस्टरबेंस रहा, तो जूम एप्लीकेशन का डिस्टरबेंस हुआ, बट फिर भी हम लोग अनौपचारिक रूप से ही सही मिले। तो आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये एक पहली मीटिंग थी हम लोगों की, और अच्छा करने का प्रयास हम लोग निरंतर करते रहेंगे। अगर आप में से कभी किसी तरह की कोई, अगर आप लोग भी कभी इस तरह की कोई मीटिंग करना चाहें तो स्वागत है, और हम लोग तैयार हैं उन सब चीजों के लिए। और एक बार पुनः हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री कृष्ण। जी जी, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। हालांकि थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई, लेकिन वाकई बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच अतुल सर। थैंक यू very, एवरीवन। very- थैंक यू प्रिया मैम। चल बाय सर, बाय बाय एवरीवन।